हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, राइट। आपके चैप्टर का जो नेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। देखिए, आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में फ़िज़िक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक्स मीन्स कोई भी चीज़ क्या है, आपकी रुकी हुई है। और यहाँ पर जो आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने मास पे डील किया हुआ था, तो अब हम बात करेंगे चार्जेस की। और जो आपके चार्जेस हैं वो कैसे हैं, आपके एट रेस्ट। स्टैटिक्स मीन्स आपका क्या है, चार्जेस एट रेस्ट। अब यही चार्जेस जो है, जो रेस्ट की स्टेट पर है आपका, तो इन पे क्या ये एक दूसरे पे कोई दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर पोटेंशियल, इन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले जैसे कि आपने मास वगैरह की मास को पढ़ा हुआ है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है, F=G m1m2/r², जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है आपका। जैसे दो बॉडीज़ हैं आपका, उनका मास अगर m1 m2 है और वो एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, G m1m2/r²। सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। और जो उनका सेपरेशन है मास के, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जो मास का प्रोडक्ट है। और जो उनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मीन्स आपका अगर ये दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 था, अगर इनके बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा, राइट। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपका। अगर r की वैल्यू आपका घटती है, मीन्स डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ r है आपका, सो आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ कोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा इनके बीच में। जितना ये मासेस के बीच में डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, उतना उनके बीच में जो है फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक। ऐसे ही आपने मैग्नेट्स वगैरह में भी देखा हुआ है कि अगर आप सेम पोल के मैग्नेट को आपस में अगर कंबाइन करते हैं, मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो आपके सेम पोल के हैं कि आपके ऑपोजिट पोल्स के हैं। और आपको पता है कि अगर सेम पोल के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपका रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट पोल्स हैं तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल में मासेस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो चार्जेस आपके क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे मास होता है, लाइक मास, ठीक। तो अब एक तरीके से जो चार्ज होता है आपका, वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो एसोसिएट होती है उस मैटर से जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को क्या कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। अब जो आपके, अब यहाँ पर चार्जेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चार्जेस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर आपका प्रोटॉन हो सकता है, राइट। जैसे आपको पता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या कोई मैटर है, उसकी जो जैसे हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो एटम को भी आप फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और उसमें आपको क्या मिलता है, सेंटर में जो हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस होता है आपका, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं आपका, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर क्या करता है, आपका मूव करता है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो चार्जेस क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। वो कोई आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है, या दो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं आपका, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, ठीक। और लेकिन अब वो चार्जेस क्या होंगे, आपकी रेस्ट की स्टेट पर होगा, मूवेबल चार्ज नहीं होगा। इसीलिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दैट मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट। अब आपको पता है
कि इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली दो तरीके के आपके चार्जेस होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ये कन्वेंशन से आया है। मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हम लोग देते हैं वो नेगेटिव चार्ज देते हैं और प्रोटॉन पे जो देते हैं वो पॉजिटिव देते हैं। और वैसे देखा जाए तो दोनों पे जो चार्ज होता है वो आप क्या लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और ये क्या लिखते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसमें माइनस का आता है, और यही चीज़ अगर प्रोटॉन पे आ रही है आपका तो आप लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या किसका होता है, प्लस का होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आपका पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है वहीं पर नेगेटिव है। देखिए ये प्लस और माइनस से ये मतलब नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से कम है। निगेटिव का मतलब ये नहीं है, ये तो हमने कन्वेंशनली यूज़ किया हुआ है। जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन में एक्सेस को बांटा हुआ है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्स या फिर नेगेटिव एक्स एक्स, या पॉजिटिव वाई एक्स या नेगेटिव वाई एक्स या जेड एक्सेस को, तो उस पर क्या आप कन्वेंशनली आप उसको यूज़ कर रहे हैं कि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक। तो अब आपका क्या है, ये चार्जेस में यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज नेगेटिव का है तो वो प्रोटॉन के चार्ज से कम है। ये दोनों का इक्वल चार्ज है बट ऑपोजिट है, साइन में क्या आपके ऑपोजिट है, राइट। अब उसके बाद बात आती है आपका कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो तीसरी चीज़ एक और होती है जो कि आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, राइट। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मीन्स क्या है, आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। अब अगर ये न्यूट्रल है आपका तो होता क्या है कि अगर आपके दो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो दो न्यूट्रॉन्स, अगर मैं बोल दूं कि दो न्यूट्रॉन्स के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, राइट, ये आपके दो न्यूट्रॉन्स हैं और दोनों में 1 सेंटीमीटर का अगर सेपरेशन है, आर जो है वो अगर आपका 1 सेंटीमीटर का है, तो अगर आप देखते हैं इसमें अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट अगर करते हैं, देखिए जी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, राइट, और आपका m1 और m2 क्या हो गया, मासेस हो गए। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की। तो उस पर अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस f की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 1.9 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन आती है, राइट, जो कि किसके बराबर है आपका, ये G m1 m2/r², जो कि आपका ग्रेविटेशनल क्या है, फोर्स है आपका, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यही चीज़ आपका जो है, अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं तो दो न्यूट्रॉन्स जो हैं अगर आपका जो है उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक आपका फोर्स नहीं होता है, उसमें केवल क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट। अब जैसा कि हमने बात करी कि आपका प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। अब इन दोनों की जो यूनिट है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो आपका क्या होती है, कूलम, राइट। क्या होती है आपकी कूलम, COULOMB। ये कूलम जो है ये क्या है, आपका यूनिट ऑफ चार्ज है। चार्ज की क्या है आपकी यूनिट जिसमें आप इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया आपका कूलम्ब हो गया। अब बात ये आती है अगला जिसको आप क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, हम बात ये करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। क्या मतलब है इसका, Q इज़ इक्वल टू आप लिखते हैं NE। इसका मतलब क्या है, ये E क्या है, E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो उस पर चार्ज हो जाएगा आपका। अब ये जो N यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ये N डिनोट कर रहा है आपका इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, ये इंटीजर की फॉर्म में होगा। कैसा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपका जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो कुछ फ्रैक्शनल टाइप या फिर कुछ और टाइप में, वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल। मीन्स अगर आपका E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करेंगे, अगर N का वैल्यू 1 है तो आप बोलेंगे 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या 2 होगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके इतना क्या आएगा आपका कूलम क्या आएगा, चार्ज आएगा, राइट।
तो यही आपका क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब है, दैट इज द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक, ई का क्या रहेगा, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। अब बात ये आती है कि इतना तो हमने बात करी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज़ें हम डील कर रहे हैं उसका अगर हम डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं तो सिंपली आपने देखा होगा कि एक हम छोटे जब होते हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, आपने कॉम्ब या फिर स्केल वगैरह को अपने सर पे जो है रब किया होगा, कभी किया होगा। अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो आप कभी भी रबिंग अगर करते हैं उस पर, और अगर आप छोटे छोटे अगर आप कागज़ के टुकड़े लेते हो तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि वो क्या करते हैं, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, जो आपके ड्राई हेयर थे उस पर आपने कॉम्ब या फिर स्केल को क्या किया, रबिंग किया। अब रबिंग करने के दौरान क्या हुआ कि आपका जो है उन दोनों ने एक दूसरे पे क्या करा, एनर्जी का ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक तरीके से वो अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स बोलिए उनको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक, अब ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपने जो छोटे छोटे कागज़ के पीसेस लिए हुए थे तो वो उसको क्या, क्योंकि उस पर तो चार्ज जनरेट हो गया है, राइट। जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तो उन दोनों ने क्या किया, आपका जब जैसे आपने स्केल को या फिर कॉम्ब को अपने सर पर अगर रब किया तो उसके बाद उसने क्या किया, उन दोनों में एनर्जी का अगर ट्रांसफ़र हुआ, आपने उसको रबिंग कर रखा है ना, तो रबिंग करने पर ऑफकोर्स एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी। छोटे छोटे जो पीसेस हुए वो पीसेस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। या फिर कोई सिल्क का अगर आप क्लॉथ लीजिए और उस पर एक ग्लास रॉड को अगर आप रब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक हल्का सा चार्ज जनरेट होता है। आप इसका एक्सपीरियंस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए पानी अगर आपका टैप वाटर है, राइट, नल से अगर पानी अगर आ रहा है तो आपने देखा होगा कि वो एक सीध में आता है, मतलब जैसा भी उसका फ्लो होगा वो उस वे में आएगा। कभी आप एक काम कीजिएगा, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए आप, कोई जैसे कुछ भी आपने कोई स्टील का या किसी भी चीज़ का एक आपने मतलब कोई बर्तन टाइप का ले लिया, या कोई लंबी सी स्टिक टाइप के ले लीजिए जो कि क्या होनी चाहिए, आपकी एक तरीके से कंडक्टर होनी चाहिए। अगर आप उसको थोड़ी देर तक रब करते हैं किसी चीज़ में, सिल्क क्लॉथ में या किसी चीज़ में आपने उसको रबिंग किया हुआ है, और उसके बाद आप उसको जो पानी का फ़्लो हो रहा है उसके पास लेके जाएंगे तो जो पानी का फ़्लो है वो उसकी तरफ को आएगा। मतलब जो पानी अभी तक सीधे एक जा रहा था एक फ़्लो में, वो थोड़ा सा क्या होगा, टिल्टेड होगा, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उस पर क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो गया, राइट। तो यही मतलब है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से देखते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडियों के दौरान हम लोग ब्लैंकेट वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो कई बार आपने आवाज़ सुनी होगी, एक स्पार्किंग जैसी जैसे होती है ना आवाज़, चिंगारी जैसी आवाज़ जैसी निकलती है। वो होता क्यों है, क्योंकि आपने जो है जब वो चीज़ को अगर आपने ओढ़ा हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है, आपने जैसे हमको हीट प्रोवाइड, गर्मी देता है ना, वो एक वार्मथ देता है, आपका गर्मी दे रहा है, वो वार्म कर रहा है आपकी बॉडी को। तो उस पर क्या हो रहा है, एक तरीके से आप एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि वो जब किसी भी चीज़ से अगर रब होगी तो उसके बाद क्या होता है, उस पर चार्ज जनरेट होता है, और कोई भी चीज़ पर अगर वो टच होता है तो आपको एक झटका सा लगता है। ठीक, या फिर आप किसी कंडक्ट, जैसे आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाजे का अगर आप कुंडा खोल रहे हैं तो वहाँ पर जैसे नॉक टाइप का अगर है उसको अगर आप खोलते हैं तो आप वहाँ पर भी चार्ज को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ से अगर रब होके आई या फिर आपने किसी चीज़ पर अपने हाथ को अगर रगड़ा हुआ है तो आप बाद में उसको नॉक, जो आपका डोर का नॉक है, आप उसको खोलते हैं तो आपको एक झटका सा लगता है। तो ये है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेली लाइफ के एक्सपीरियंस, राइट। तो अब हम लोग बात इन्हीं से करेंगे। अब जो ये चार्ज होता है ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक, सो हमने बोला Q इज़ इक्वल टू क्या होता है, एन ई, और इलेक्ट्रॉन पर आपका जो चार्ज होता है, जो होता है वो किस में आप मेज़र करते हैं, कूलम में। ठीक हो गया। अब अगली जो बात आती है आपका कि जैसे आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपने क्या बोला है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम चार्ज की, अभी हम बात फोर्स, इसके फोर्स की बात, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात बाद में करेंगे। तो पहले हम बात ये करते हैं कि जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या ये चार्ज आपका कंजर्व्ड है कि कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बात ये आती है कि आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता है। देखिए आपका जो है अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल है कि आप किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज अगर पार्टिकल है तो आप उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी मतलब कोई भी जो नेट चार्ज है उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करें। क्या मतलब है इसका? अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट आपने लिए और आप उन दोनों को अगर रबिंग कर रहे हैं, राइट, अगर एक ये जो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ये है, आप अगर इन दोनों को रब करते हैं तो होगा क्या, ये अपने अगर चार्जेस को लूज़ कर रहा है, अगर ये आपका लेफ्ट हैंड अगर चार्जेस को लूज़ कर रहा है तो राइट हैंड क्या कर रहा है, उनको गेन कर रहा है। तो एक ने लूज़ करा, एक ने गेन किया, तो नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। अगर देखा जाए तो जितना उसने गेन किया उतना ही उसने क्या किया, आपका लूज़ किया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है चार्ज को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बेसिकली कर क्या रहे, जैसे अगर आप देखते हैं गामा रे का जो आपका गामा रे, जब आपका जो गामा रे होता है, गामा रे फोटोन जो है वो आपका किस में न्यूट्रलाइज, आपका मेटेरलाइज होता है एक इलेक्ट्रॉन और किस में, एक प्रोटॉन में, राइट, एक इलेक्ट्रॉन और किस में, दूसरा प्रोटॉन में। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो माइनस का क्यों रहता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है वो प्लस का क्यों रहता है। और टोटल अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। देखा जाए जितना प्लस का था उतना माइनस का था, तो टोटल कितना हो गया, जीरो, जो कि इनिशियली फोटोन में था। गामा रे फोटोन को अगर आपने ब्रेक किया है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपका बढ़ गया, लेकिन ये नेट चार्ज जो आया उसका वो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो कितनी आ गई वैल्यू, ज़ीरो, जो कि इनिशियली आपका फोटोन पे क्या था, चार्ज था, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है चार्ज या तो क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप केवल चार्ज अगर कोई पार्टिकल है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय या फिर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं आपका कूलम्स लॉ की, राइट। तो जिस तरीके से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रपोर्शन टू द सेपरेशन बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उन दोनों के क्या रहता है, सेपरेशन के स्क्वायर के क्या रहता है, आपके इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है। और इन दो ऑब्जेक्ट का जो मास था उन मासेस के प्रोडक्ट के क्या रहता है, आपके इक्वल रहता है। तो इसी तरीके से जो कूलम्स लॉ है आपका, कूलम्स लॉ भी यही बोलता है आपका कि आपका जो कोई भी दो अगर आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन दो चार्ज पार्टिकल में जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली प्रपोर्शन टू किसके होता है कि इन दोनों का चार्ज क्या है। अगर मैंने बोल दिया इसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था, तो आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है किसके, इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। और दूसरा आपका इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के क्या रहता है, इन्वर्सली प्रपोर्शन रहता है। ठीक हो गया। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, चाहे ये एक दूसरे को रिपेल करें या फिर अट्रैक्ट करें, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आपका जो इंटरेक्शन रहेगा इनके बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। और दूसरा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है उसके स्क्वायर की क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रपोर्शन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आपने ये लिखा कि F जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन टू क्या आ रहा है, Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्ट, जिस तरीके से ये G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है, उसी तरीके से आपका यहाँ से अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहता है तो आपका क्या आता है, इसको आप K लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये K है आप इसको चाहे नॉर्मल कांस्टेंट बोलें या फिर यहाँ पर ये जो है वो आपका क्या आ रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि आपके चार्जेस क्या है, रेस्ट स्टेट पर है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज क्या आपका कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट, सॉरी। ठीक, तो ये जो K की वैल्यू होती है, अब देखिए ये K जो है ये डिपेंड करता है कि आपने जो चार्जेस हैं वो किस मीडियम पर रखे हुए हैं, राइट। तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करता है। और जो K होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 होती है, ठीक। या न्यूमरिक वैल्यू में अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है किसकी, K की, जो आपका क्या है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ये 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी आपका क्या हो गया, पाई की आप न्यूमरिक वैल्यू के वैल्यू लिखते हैं तो वो 22/7 आती है। अब बात आती है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका एक तरीके से
इलेक्ट्रिकल क्या है, परमिटिविटी है। अब एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो ये जो नॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है आपका, फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है आपका। ठीक हो गया। अब डिपेंड करता है कि आपने जो है इसको किस मीडियम में रखा है। अगर आप इसको जो है फ्री स्पेस पर ना रख के किसी और मीडियम पर रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, चेंज होगा, राइट। और हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो है, अगर आपने जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल है आपका, चार्जेस को अगर आपने फ्री स्पेस पर रखा है, या एयर बोलिए या वैक्यूम बोलिए, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि के जो है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, राइट। ठीक, तो ये था आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। देखिए, अगर आप जो है सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर के का वैल्यू जो है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको एसआई यूनिट में लिख रहे हैं तो आपका जो के का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अब आया कैसे, ये कैसे आया निकल के, अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी आपने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या आया आपका, के Q1 Q2 अपॉन क्या आया, आर स्क्वायर। ठीक, अगर आप जो है एमकेएस सिस्टम में या फिर एसआई यूनिट जो भी आप बोले हैं उस पर अगर देखते हैं तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक, इज इक्वल टू के की अगर हम बात करें, और आप जो है चार्जेस को किस में मेजर कर रहे हैं, कूलम में, और दो चार्जेस का अगर आपका प्रोडक्ट है तो कूलम इंटू कूलम क्या आ जाएगा आपका, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप किस में मेज़र करेंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हैं तो मीटर में मेज़र करेंगे, और आर का स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो देखिए के की यहाँ से यूनिट क्या आएगी आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपकी के की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ के। और ये किस में आई आपकी, इन एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट में आपकी जो है ये के की क्या आ गई, यूनिट आ गई, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमरिक वैल्यू, वो किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किस में होती है, एसआई सिस्टम में। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो एयर के लिए या फिर आपका वैक्यूम के लिए, मीन्स फ्री स्पेस के लिए, जो के का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बट हम तो अगर बात करें तो हम कोई भी सिस्टम की यूनिट जो है स्टैंडर्ड सिस्टम में ही रखते हैं, तो वहाँ पर आप वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एक टर्म हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जो कि आपका क्या था, एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने क्या बोला, आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट लगाया हुआ है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि किस किस मीडियम पे आपने जो है चार्जेस को रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये बात करें कि आपने इसको फ्री स्पेस पर रखा हुआ है तो इसीलिए हमने उसको जो है एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज़ अगर किसी और मीडियम पर रखेंगे तो आप एप्सिलॉन करके लिख सकते हैं, नॉट हमने एयर के लिए या वैक्यूम के लिए लिख दिया, और डिपेंड करती है कि एप्सिलॉन की वैल्यू अलग मतलब कोई दूसरे मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी अगर मैं बात करूँ कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आया, अगर आप देखते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू आई थी आपकी वो कितनी आई थी, एक मिनट हम इसे लिखते हैं। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो वो आपका कितना आया था, आपने लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आपने के को बोला कि ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, या फिर इस के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, और ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूँ तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए एप्सिलॉन नॉट अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4πr², और इंटू क्या आ गई आपकी एफ। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है कि Q1 Q2 इसकी जो यूनिट होती है आपकी वो क्या होती है, कूलम स्क्वायर, क्योंकि आप चार्जेस को कूलम में मेज़र करते हैं। 4π एक कांस्टेंट है आपका, और आर स्क्वायर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन है, और इनटू एफ, और फोर्स की जो आपका एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है। तो इस वे में आपका जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो उसकी जो आपकी डायमेंशन आई वो क्या निकल के आई, सॉरी डायमेंशन नहीं, यूनिट जो निकल के आई वो कितनी आई, कूलम स्क्वायर मीटर टू द मतलब मीटर टू द पावर -2, और न्यूटन क्या आ गई, इनवर्स आ गई। तो ये क्या आ गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई, यूनिट आ गई। और ये यूनिट किस में है आपका, एसआई सिस्टम में। आप चाहें तो इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, आपने 11th क्लास में डायमेंशन सीखा होगा, तो देखिए आपको पता होगा
कि एप्सिलॉन नॉट अगर हमें लिखना है, अब कूलम, अगर आप देखते हैं कि चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है, और हम लोगों ने बात करी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, तो जो आपका चार्ज की यूनिट कूलम है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वो डिराइव्ड यूनिट है आपकी। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ये चार्ज की तो हम बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही क्या होता है, आपका करंट होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपका IT, और आपको पता है करंट भी जो है फंडामेंटल उसकी यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर, और टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड होती है। तो यहाँ से मैं ये C की जो यूनिट वो डायमेंशन है वो क्या लिख सकती हूँ, A, और ये क्या आ जाएगी आपका सेकंड, ठीक है, क्योंकि टाइम की स्टैंडर्ड वो डायमेंशन जो है आपकी क्या होती है, S होती है। अब आप देखिए ये क्या, इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो मैं होल में स्क्वायर आ जाएगा। अब मीटर टू द पावर -2 है, आपको पता है कि जो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L होती है, तो L टू द पावर क्या आ जाएगा, -2। और आपको पता है फोर्स की जो आपकी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, MLT-2, MLT-2 क्या होती है आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की, तो वो क्या आ गई आपकी एम्पियर स्क्वायर, लिख लें चाहे आप सेकेंड स्क्वायर, और देखिए L की पावर -2 है, और यहाँ L की पावर +1 है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब +1 है, -2 + 1 कितना हो जाएगा आपका -1, और ये क्या आ जाएगा आपका M, और ये क्या आ जाएगा T-2, सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। तो ये था आपका इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्दर लेक्चर में हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वगैरह की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।